नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग की पे स्वागत है। आज हम आपके लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ में जो है कंपटीशन के साथ साथ जो है इन चैप्टर के बारे में या इन अधिकारों के बारे में जो है हर एक भारतीय को जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत के संविधान के अंदर अपने सभी भारतीय लोगों के लिए जो है कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो आज इससे तो आप समझ ही गए हैं कि आज जो हम करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में उस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हर भारतीय को पता होने चाहिए कि उनके पास जो है भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि जो है मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जो है चहुमुखी या सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास में क्या शामिल है, सर्वांगीण विकास में क्या शामिल है, किसी व्यक्ति का मानसिक, भौतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक और जो है नैतिक विकास के लिए जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हीं को मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि मौलिक अधिकारों की पूरे विश्व में शुरुआत कहां से हुई, तो पूरे विश्व में जो है मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत हुई वो हुई 1215 ईस्वी में ब्रिटेन से। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो थे जो सम्राट थे जॉन द्वितीय। सम्राट का क्या नाम था, सम्राट जॉन द्वितीय। उस समय क्या थे, ब्रिटेन के शासक थे। कब, 1215 ईस्वी में, जब क्या किया गया था, वहां पर मैग्ना कार्टा जो है नामक अधिकार पत्र जारी कर किसानों को क्या दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे। बस यहीं से क्या हुई थी, मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई थी। इस कारण भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंदर जो है मौलिक अधिकार है उसको क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों, इस कारण। ठीक है, क्योंकि उस समय 1215 ईस्वी के अंदर सबसे पहले किसी देश ने अगर मौलिक अधिकार देने की शुरुआत की तो वो कौन था, ब्रिटेन था। इसी तरह से फिर हमें जो है आजादी के बाद क्या मिले, मौलिक अधिकार मिले, तो हमारी वहां से शुरुआत हुई। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और समझने की जरूरत है। अगर आपसे हमें पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की जननी कौन है, तो मौलिक अधिकारों की जो जननी है वो तो है ब्रिटेन। कौन है, ब्रिटेन है। ठीक है, परंतु भारत ने जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो ब्रिटेन से नहीं लिए, कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए। कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, तो यहां दो चीजें होगी। तो सबसे पहले पूरे विश्व के अंदर मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस देश से हुई, तो वो देश है ब्रिटेन। कब हुई, 1215 के अंदर। ठीक है, उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था, सम्राट जॉन द्वितीय था। ठीक है, इसके बाद जो है वहां पर ब्रिटेन के अंदर जो अधिकार दिए गए वो किसको दिए गए थे, तो ब्रिटेन के किसानों को अधिकार दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है मौलिक अधिकारों की जो जननी है वो कौन बन गई, ब्रिटेन बन गई। परंतु भारत के संविधान के अंदर जो आप मौलिक अधिकार देखते हो वो अधिकार हमने जो है किससे प्रेरित है, वो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो है कहां पर, तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 के अंदर जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है मौलिक अधिकारों की मांग, भारत में मांग भी तो उठाई होगी किसी ने। तो भारत में जो है मौलिक अधिकारों की मांग जो सबसे पहले उठाई वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भी, बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा जो है भारत में मौलिक अधिकारों की क्या उठाई गई थी, मांग उठाई गई थी।
किसके अंदर पता चलता है इस चीज के बारे में? उनका एक विधेयक आया था, स्वराज विधेयक 1895 के अंदर। तो स्वराज विधेयक 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? भारतीयों के लिए क्या की थी? मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद तो यहां अगर हम देखें कि पहली बार जो है मौलिक अधिकारों का जो वर्णन अगर हम कहीं देखने को मिलता है तो वो नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। और नेहरू रिपोर्ट कौन लेके आया था? मोतीलाल नेहरू। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है कि जब हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, ये कब आई थी? 1928 के अंदर। तो हमें जो है इस चीज के ऊपर खो जाते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आई है या नेहरू रिपोर्ट इसका नाम है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने जो है नेहरू रिपोर्ट के अंदर 1928 के अंदर क्या किया था? मौलिक अधिकारों का क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक, इसके बाद जो है जब हम आजाद हो गए तो आजादी के बाद जो है मौलिक अधिकारों को लेकर के दो समितियां बनी। क्या बनी? समितियां बनी। ठीक है, एक तो समिति, प्रमुख समिति बनी और एक क्या बनी? उप समिति बनी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के निर्माण को लेकर के जब दो समितियां बनी तो एक समिति बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये क्या थे? भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे वे पहले, और साथ में क्या थे? भारत के गृह मंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं ने क्या किया? इन्हीं के द्वारा जो है भारत का क्या किया गया था? एकीकरण भी किया गया था। जो 560 प्लस क्या थी? रियासतें थी, रियासतें। ठीक है, उनका क्या किया था? भारत में जो है एकीकरण करने का काम किया था। ठीक है, तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? जो मौलिक अधिकारों की समिति बनी थी, प्रमुख समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे प्रमुख समिति के। फिर इसके अलावा मौलिक अधिकारों को लेकर के एक उप समिति बनी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को क्या की गई थी? मौलिक अधिकार क्या किए गए थे? तैयार किए गए थे। तो मौलिक अधिकार तैयार करने वाली दो समितियां कौन सी है? किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो प्रमुख समिति थी, एक जो है समिति कौन सी है? मौलिक अधिकारों को लेकर के उप समिति, जो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में बनी थी। इन्हीं के द्वारा जो है भारत के अंदर भारतीयों को क्या दिए गए थे? मौलिक अधिकारों का निर्माण करके दिया गया था। ठीक है, जो आज हम देखते हैं। इसके बाद है मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों को कहा जाता है भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं उनके उपनाम रखे गए हैं कि भारतीय के जो मूल अधिकार हैं उनको हम क्या किस किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम बोलते हैं भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब समझ गए होंगे कि सबसे पहले अधिकार कहाँ थे? ब्रिटेन के पास थे। ब्रिटेन ने अपने क्या दिए थे? किसानों को क्या दिए थे? अधिकार दिए थे। ठीक है, मैग्ना कार्टा नामक पत्र के माध्यम से। ठीक है, इस कारण हम अपने भारतीय के संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि ये भारतीयों को क्या देता है? मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसको भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या मिलती है? भारतीय नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं जिससे कोई भी सरकार जनता के हितों को जो है परे नहीं कर सकती। ठीक है, या जनता अपने अधिकारों के प्रति जो है सरकारों से जो है मांग कर सकती है, या उनका उल्लंघन नहीं हो सकता, या मौलिक अधिकारों को जो है बदल कर किसी ऐसे कानून को नहीं लाया जा सकता जो जनता के हित के अंदर ना हो। मतलब यहाँ जो कानून बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? भारत में मौलिक अधिकारों के अनुसार बनेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशमान और आलोकित भाग बताया। क्यों? क्योंकि इसको जो है बनाने के अंदर जो है या चर्चा के अंदर जो है संविधान सभा ने कितना समय लिया था? 38 दिन लिए थे। कितने लिए थे? 38 दिनों तक मौलिक अधिकारों पर क्या हुआ था? विचार
किया था। ठीक है, फिर जो है मूल संविधान के अंदर अगर बात करें तो मूल संविधान के अंदर जो है हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु भारतीय संविधान के अंदर जो है एक संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, और कब होता है ये? 1978 के अंदर। ठीक है, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई उस समय क्या थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। कब? जब भारत का 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि उसके अंदर हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार थे। उन 7 मौलिक अधिकारों में एक जो है क्या था? संपत्ति का भी अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिए गए। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको जो है फंडामेंटल राइट से उठा करके इसको कहां ले गए? अनुच्छेद 300 के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब पहले तो हमारे पास क्या थे? 78 से पहले तो 7 मौलिक अधिकार थे। एक था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, उसको क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। ठीक है, और हटा दिया गया तो अब इसको क्या बना दिया? इसको बना दिया है कानूनी अधिकार। अब ये कहां है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंदर, एक के अंदर। ठीक है, और अब जो है हमारे पास इसको हटाने के बाद जो मौलिक अधिकार बच गए, तो अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले है हमारे पास समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता, भाई भारत के अंदर इस अनुच्छेद के अंदर देखो तो भारत के जितने भी नागरिक हैं, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, या महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, हर व्यक्ति को हर तरीके से क्या रखा गया है? समान रखा गया है, कि किसी भी व्यक्ति को यह ना लगे कि ये देश मेरा नहीं है। ठीक है, या देश पराया है, या उसके साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है, ऐसा अनुभव उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान के अंदर क्या रखा गया है? समानता का अधिकार रखा गया है, जो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है समानता के अधिकार के अंदर, अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या है? कानून। भी कानून के सामने सभी क्या रहेंगे? बराबर होंगे। ठीक है, पर इसके 2 चीजें रखी गई समानता के अधिकार के अंदर। ठीक है, एक के अंदर रखा गया है संरक्षण। ठीक है, और एक के अंदर क्या रखा गया है? समानता का भाव रखा गया है। भाई एक जगह तो हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर है, जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से, पर संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है कहां से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब संरक्षण में क्या कहता है? अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे मान लो कि 5 साल का बच्चा है, उसने मर्डर कर दिया, और एक मर्डर कर दिया 20 साल के इंसान ने, अब दोनों को क्या एक जैसी सजा सुनाई जा सकती है? दोनों को कारावास, आजीवन कारावास सुनाया जा सकता है? नहीं। वो 5 साल का बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है, उस चीज के बारे में पता नहीं है कि उसने क्या कर दिया है, क्योंकि उसका इतना बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए यहां पर कुछ संरक्षण भी है, कुछ विशेष छोटे बच्चों को है, नाबालिग बच्चों को है, या महिलाओं को है, यहां पर कुछ क्या दिए गए? समानता के अधिकार में संरक्षण दिए गए। दूसरा, जो हमारे देश के अंदर कुछ जातियां ऐसी है, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे हैं, जो अतीत के अंदर जो है उनके साथ क्या है? बुरा बर्ताव हुआ, जिसके कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी सामाजिक स्थिति जो है इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई कि जो है समाज की मुख्य धारा में आ सके। तो ऐसे लोगों को क्या किया गया? विशेष अधिकार का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सकारात्मक भेदभाव, ताकि उनको जो है अन्य समुदायों के बराबर आने का क्या मिल सके? मौका मिल सके। तो यहाँ ये 2 कॉन्सेप्ट है, एक ब्रिटेन से उठाया
एक संरक्षण वाला जो हमने कहां से उठाया, अमेरिका से उठाया। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने क्या है, सभी लोग क्या है, बराबर हैं, सबके साथ जो है कानून एक जैसा लागू होगा। ठीक है, पर संरक्षण के अंदर हमें याद रखना है कि यहाँ कुछ जगह पर क्या दिए गए, कुछ सामाजिक वर्ग के लोगों को क्या दिए गए, विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास करके समाज की मुख्य धारा के अंदर आ सके। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जाति, भाई आप चाहे जनरल कैटेगरी से आते हैं, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है, ठीक है, आप किसी भी जाति से संबंधित रखते हो, ठीक है, आपके साथ इस देश में जाति के आधार पर कोई भेदभाव भारत का संविधान नहीं करेंगे। जो अवसर इन लोगों को मिलेगा वही अवसर सारे इन लोगों को भी मिलेंगे। ठीक है, धर्म, भारत का संविधान क्या कहता है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने धर्म को उपासना करने का पूरा पूरा अधिकार है, और अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर जो है अपना धर्म भी बदलना चाहे या दूसरे धर्म की उपासना करना चाहे या एक साथ कई धर्मों की उपासना करना चाहे तो वो उसको क्या देता है, भारत का संविधान छूट देता है। ठीक है, तो धर्म के मामले में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं है। भाई हमारे देश में हिंदू सर्वाधिक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि भारत सरकार जो नीतियां बनाती केवल हिंदुओं के लिए बनाती है, नहीं, वो नीतियां मुस्लिम समाज के लिए भी उतनी ही सर्वोपरि है। ठीक है, वो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के लिए भी उतनी है, वो सिख धर्म मानने वाले लोगों के लिए भी जो है इतनी ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो यहाँ हर धर्म के लोगों को जो है समान रखा गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि आप जो है मुस्लिम है आप इस एरिया में नहीं रह सकते, ठीक है, आप हिंदू है आप ये काम नहीं कर सकते, नहीं, आप अपनी मर्जी से अपने धर्म को अपना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो है अपने धर्म का जो है पालन कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते क्या है, किसी भी धर्म को आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस चीज का हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे पास अगर फंडामेंटल राइट है अपने धर्म को मानने के, तो सामने वाले के व्यक्ति के पास भी जो है अधिकार है अपना धर्म को अपनाने के लिए, मानने के लिए। तो हमें एक दूसरे के क्या करना है, धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे को स्वतंत्रता देनी है। ठीक है, तो यहाँ समान रखा गया किसके मामले में, धर्म के मामले में। भाई यहाँ कोई भी व्यक्ति धर्म का साथ जो है कोई धर्म को आधार मान करके भेदभाव नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती। लिंग, यहां पर यह भी कहा गया है कि महिला और पुरुष होने के रूप में भी जो है भारत का संविधान ये कहता है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हाँ, यहां पर भी जो है थोड़ी सी चीजें रखी गई है, जैसे सेना है, ठीक है, तो सेना के अंदर जो है युद्ध जैसी परिस्थिति होती है, युद्धों के अंदर जो है महिलाओं को थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो जो भारी भरकम काम है वो सारे के सारे इनको सौंप दिए गए हैं। हाँ, अब तो सेना के अंदर जो महिलाएं भी आने लगी, तो एक क्षेत्र यही बचा था कि सेना के अंदर जो महिलाओं को नहीं लिया जाता था पहले, पर अब तो वो भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो वहां पर भी समानता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कोई महिला है या पुरुष है तो आप उसके जेंडर के आधार पर जो है क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार उसके हिसाब से क्या बनाती है, नीतियां बनाती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है, ताकि दोनों को साथ लेकर के चला जा सके। किसी को यह महसूस ना हो कि आप महिला हैं तो आपको जो है आपके पास कोई राइट ही नहीं। इस देश के अंदर तो सबसे ज्यादा अधिकार ही महिला को दिए गए हैं। ठीक है, हर जगह पर संरक्षण किसको है, महिला को है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ आर्टिकल 15 में हमें समझने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और साथ में क्या है, जन्म स्थान। भाई मेरा जन्म भारतवर्ष के अंदर किसी भी राज्य के अंदर हुआ हो, किसी भी गांव में हुआ हो, किसी शहर में हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सब भारतीय हैं,
चाहे वो जन्मा हो बिहार में, वो जन्मा हो महाराष्ट्र में, वो जन्मा हो तमिलनाडु में, वो जन्मा हो पश्चिम बंगाल में, वो जन्मा हो हरियाणा के अंदर, हम सब भारतीय हैं। हरियाणा होने की हम हरियाणा से हैं, आप राजस्थान से हो, आप गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, इसकी हमारे पास ऑफिशियली कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, हमारी जो नागरिकता है वो है भारत की, तो हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। तो हम किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि आपका जन्म बिहार में हुआ है तो आपका शोषण ही होगा, नहीं। जितना अधिकार उनका है, जितना अधिकार हमारा है, हम सब हम लोगों के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई भी असमानता का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जन्म के स्थान को लेकर के अगर उसके साथ जो है भेदभाव करता है तो वो भारतीय संविधान के अंदर क्या निषेध है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 16। ये क्या कहता है, लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ठीक है, सरकार जितनी भी नौकरियां जो है निकालेगी उसके अंदर क्या करेगी, जो जो योग्यता रखता है। अब इस योग्यता के अंदर क्या है, चाहे वो किसी जाति से संबंध हो और किसी भी धर्म से संबंधित हो, ठीक है, उसके आधार पर चाहे उसका रंग कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है, अगर वो संबंधित पद के लिए जो सरकार ने योग्यताएं निर्धारित की है, अगर वो योग्यता वो व्यक्ति रखता है तो हर भारतीय को जो है उस पद पर जो है आवेदन करने का, उस पद को प्राप्त करने का अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। ठीक है, जिसके तहत चाहे भी कोई जनरल कैटेगरी का हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, भारत का नागरिक है। ठीक है, अब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका रंग काला है, गोरा है, आप किस लिंग से संबंधित हैं, ठीक, आप महिला है, पुरुष है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। अगर सरकार ने कोई पद निकाला है, अगर आप उसकी योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो आप जो है उस पद के लिए जो है एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये कह करके नहीं निकाला जाएगा कि आपकी जाति के आधार पर के जो है आपको लिया जा रहा है, नहीं। ठीक है, इन सब को निषेध करता है। और तो यहां पर क्या है, हर व्यक्ति को अपने अनुसार प्रत्येक जो है जॉब के अंदर, नौकरियों के अंदर जो है अवसर तलाशने की क्या दी गई है, छूटें दी गई है। जहां पर जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भी जो है अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना आर्टिकल 17 से, तो पता ही नहीं कितनी बार जो है हर वनडे जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि आर्टिकल 17 के अंदर जो किसका वर्णन है, या अस्पृश्यता का अंत जो है भारत के किस अनुच्छेद के अंदर है, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल 17। तो ये अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के जो है कानूनी अपराध घोषित करना, ये है क्या चीज। हमारे यहाँ पर क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, उनके साथ क्या होता था, हमारे समाज के अंदर बड़े स्तर पर शोषण होता था। ठीक, उन शोषण को खत्म करने के लिए और हर वर्ग को समान स्तर पर लाने के लिए हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर एक ये अधिकार रखती है, भाई किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचबिलिटी की भावना को ध्यान में रखते अगर कोई भेदभाव किया गया है उसकी जाति को देख करके, तो वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, और इसके तहत नॉन बिलेबल ऑफेंस भी है भी। ठीक है, एक ऐसा अपराध है जिसको करने पर जो है क्या मिल सकती है, ऐसी सजा जिसका जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है बेल नहीं देगा। ठीक है, तो इसको ये अधिकार रखा ही क्यों गया, ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति को आधार मान के कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, भेदभाव तो किसी को आधार मान करके होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करता है तो वो क्या है, आर्टिकल 17 के तहत दंडनीय अपराध है। दूसरा, भाई कोई व्यक्ति स्कूल में गया, ठीक है, और कोई जो है स्वर्ण कास्ट का स्टूडेंट है, स्वर्ण जाति का कोई विद्यार्थी है, और वो ये कह दे कि मैं तो शेड्यूल कास्ट के बच्चे के साथ बैठ करके नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ठीक है, जब तक ये क्लास में रहेगा मैं क्लास में नहीं आऊंगा। ऐसा पहले जरूर होता होगा, पर अब
नहीं है। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब जीवनी पढ़ते हैं तो हमें वहां पता लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है कक्षा के बाहर बैठ करके जो है अपनी जो है टाट पट्टी लेकर के जानी पड़ती थी खुद से। वो वहां जाकर के क्लास से बाहर बैठकर जो है पढ़ते थे। दूसरे लोगों के साथ जो है उनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी। उनको जो है पीने का पानी जो है सार्वजनिक जो स्कूल के अंदर प्रांगण के अंदर जगह थी उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये क्या था, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव था। और ये जो आर्टिकल 17 है ये उन्हीं की देन है कि किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर जो उसको जाति मिली है उस जाति के आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, उसको जो क्या बनाया जाए, कठोरता के साथ जो है कानूनी जो है अधिकार बनाना चाहिए। तो उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर काम किया और आज इस चीज को हम महसूस भी करते हैं। आज आप बच्चे लोग जो है जब क्लास में बैठते हो या आप मित्र बनाते हो तो आप ये नहीं देखते हैं कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। ठीक है, सब इक्वल है। जैसे क्लास में अंदर आज जैसे स्कूल के अंदर जो है ड्रेस लगती है, एक जैसी ड्रेस है, तो हमारे मानव शरीर को जो है एक जैसा मिला है, तो इसके अंदर जो व्यवहार होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी जाति है तो इसको जो है प्रताड़ित ही करो, इसका शोषण ही करो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम मानव है और मानव होने के नाते मानवता के साथ जो है सामान्य रूप से क्या करें, व्यवहार करें, किसी के साथ जो है भेदभाव ना करें। ठीक है, उसकी जाति को देख करके अगर आप ऐसा करते भी हैं तो अपराध है अनुच्छेद 17 के अनुसार। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी उपाधि जिसका अंत कर दिया गया है, तो आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल जो 18 है वो क्या कर रहा है कि ऐसी उपाधियां जो पहले मिलती थी जैसे राजा, महाराजा, धीराज, विक्रमादित्य, सम्राट, ठीक है, सर, इस तरह की जो उपाधियां जो मिलती थी उनको क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसी उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। पर यहां पर दो तरह की उपाधि धारण कर सकते हैं हम। कितनी? दो तरह की। एक जो शैक्षणिक उपाधियां हैं वो धारण कर सकते हैं और एक हम जो सेना की जो उपाधियां हैं वो धारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सोल्जर लग गया या जो सेना के अंदर अधिकारी बन गया, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी उपाधियों को लगा सकते हैं अपने नाम के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, अन्य जो उपाधियां वो सारी समाप्त है, पर दो तरह की उपाधियां क्या है अभी ले सकते हैं। कौन सी? एक तो सेना वाली, दूसरा शैक्षणिक उपाधि। अब किसी ने जैसे पीएचडी कर ली, पीएचडी कर ली तो अपने नाम के साथ क्या लगा सकता है, डॉक्टर फलाना फलाना जो भी है। ठीक है, तो वो अपने नाम के साथ क्या लगा सकता है, डॉक्टर लगा लेगा। किसी ने एमबीबीएस कर ली, ठीक है, तो वो अपने नाम के साथ क्या लगा सकता है, एमबीबीएस फलाना नाम है या जो भी उसका नाम है XYZ और साथ में क्या लगा ले, एमबीबीएस। ठीक है, तो ऐसी जो शैक्षणिक जो उपाधियां हैं केवल वो धारण कर सकते हैं, एक सैनिक उपाधियां जो है अपनी धारण कर सकते हैं, बाकी हर तरह की उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत। अब अगर कोई कह दे कि मैं सम्राट फलाना दिखलाना, नहीं चलेगा भाई। ठीक है, क्यों? प्रतिबंधित है। कोई सर की उपाधि लेकर के बैठ जाए जैसे पहले मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, सर की उपाधि नहीं मिलेगी भाई, पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। आप इस तरह की कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते, केवल किसको छोड़ करके एक शैक्षणिक उपाधि धारण कर सकते हैं और एक जो है आप सेना शैक्षणिक के साथ है सैनिक जो है उपाधियां धारण कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी उपाधियों को आप नहीं धारण कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकंड है अपना स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। इससे पहले हमारा क्या था, समानता का अधिकार पहला, जिसके अंदर हमारे पास कुल आर्टिकल कितने थे, 5 थे। कुल अनुच्छेद कितने इसके अंदर, 5 थे भाई। ठीक है, 5 अधिकार थे, जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है भाई, विधि के समक्ष समानता, सभी क्या है विधि के सामने, कानून के सामने क्या है, समान है। दूसरा आर्टिकल क्या है,
15 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या वंश के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। क्या कहता है? अवसर की समानता। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। किसी व्यक्ति के साथ उसकी जो है जाति के आधार पर उसके साथ जो है क्या नहीं कर सकते? अनटचेबिलिटी का जो भाव उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा निषेध है। ठीक है, उसकी जाति को लेकर के जो है कोई कमेंट नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। जैसे पहले उपाधियां मिलती थी कौन सी? राजा, महाराजा, धीराज, सम्राट, जो अन्य तरह की जो सर इत्यादि की जो उपाधियां मिलती थी वो सब क्या है? उनका समाप्त कर दिया गया है। केवल 2 तरह की उपाधि धारण कर सकते हैं। कौन सी? एक सैनिक उपाधि और एक शैक्षणिक उपाधि। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार भी। ठीक है, कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या किया गया? भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट कौन सा है फिर अपने लिए? आर्टिकल 19। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अगर देखें तो वर्तमान में क्या है? 6 पार्ट है और मूल संविधान के अंदर देखें तो इसके क्या थे? 7 थे अधिकार थे। आर्टिकल 19 के अंदर पहले कितने अधिकार थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, सबसे पहले है अनुच्छेद 19। इसमें जो है कुल कितने हैं? 6 तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो यहां सबसे पहले है अनुच्छेद 19(1). ठीक है, अनुच्छेद 19(a) जो है या 1 है, उसके अंदर क्या की है? वाक अभिव्यक्ति की क्या की है? स्वतंत्रता। मतलब हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हमें सरकार से जो है सूचना प्राप्त करने की क्या है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इसके बारे में आपने जो है पढ़ा होगा कि जो सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है, जो एक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? आरटीआई एक्ट। कब आया था? 2005 में। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सरकार से जो है किसी विषय पर जो है जानकारी मांग सकते हैं, बशर्ते वो सूचना जो है भारत की सुरक्षा के लिए जो है खतरे का विषय ना हो। बाकी हर विषय पर, जो सार्वजनिक विषय पर हम क्या मांग सकते हैं? सरकार से हर प्रकार की आरटीआई लगा करके जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 19(1) के अंदर ही कौन आते हैं? हमारे जो पत्रकार हैं। ठीक है, पत्रकारों को जो है जो स्वतंत्रता है, जो हमारे भारतीय संविधान का जो है चौथा पिलर भी माने जाते हैं पत्रकार, उनको भी जो है इसके तहत क्या दिए गए? अधिकार दिए गए हैं अपने सवाल पूछने के सरकार के नुमाइंदों से, जनता की जो है समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए और सरकार की जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाने के लिए। वो बात अलग है कि आज जो है मीडिया को जब हम देखते हैं तो वो राजनीति से ज्यादा प्रेरित नजर आते हैं। तो आजकल जो है बहुत सारे लोग तो न्यूज देखते ही नहीं है, क्योंकि भरोसा ही नहीं। अभी जब थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा हमारा झगड़ा हो गया था, ठीक है, शुरुआत उन्होंने की थी, तो हमारी सेना को पहुंचा दिया था लाहौर के अंदर तक उन्होंने। ठीक, तो भारत की मीडिया जो है ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। उनकी न्यूज जो है सरकार से ज्यादा प्रेरित होती है। उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं वो भटक चुके हैं। पर जैसी भी है अपनी मीडिया है, ठीक है, पर उनको जो अधिकार दिए गए हैं अपनी बात रखने के या जनता के सवाल उठाने के, वो रखे गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार। ये उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, एक हमें क्या है? भाषण देने की भी, हम जो है किसी सम्मेलन के अंदर क्या सकते हैं? अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने, जनता के सामने। ये इजाजत देता है कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। दूसरा है अनुच्छेद 19 का पार्ट 2। ठीक है, 19 का पार्ट 2 या बी, वो क्या कहता है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता भी। ठीक है, इसमें क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोई सम्मेलन कर सकते हैं जिसके अंदर 1000, 500, 1 लाख, 50,000 जो आदमी इकट्ठा होते हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। उस सम्मेलन को जो है हम आयोजित कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपने विचार रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं। ठीक है भाई,
अपना अलग अलग समूह बना करके किसानों के हितों की बात रख सकते हैं, समाज के हित की बात रख सकते हैं, हर तरह के जो है भाषण देने की यहाँ पर या सम्मेलन करने की क्या है हमारे पास छूट है। बस इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, शांतिपूर्ण। ऐसा नहीं है कि हमें सम्मेलन करना और सरकार के खिलाफ हथियार उठा लो आप, नहीं भाई, इसकी इजाजत नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी जो है बैठक का आयोजन, सभा का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है। निरायुध, निरायुध का मतलब आप उसके अंदर ऐसा नहीं कि हथियार लेकर के पूछ जाओगे, ठीक है, आप पिस्टल लहराओगे और आपको जो है सरकार सम्मेलन करने की, सभा करने की इजाजत देगी, बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है। तो यहां आर्टिकल 2 आपको क्या करता है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है सभा या जो है सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 19(3) है वो क्या करता है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है आपको। अगर आपको जो है किसानों की परवाह है तो आप जो है किसान संगठन बना सकते हैं, जैसे बने हुए हैं, ठीक है, किसान मोर्चा, इस तरह से करके बहुत सारे जो संगठन बने हैं, ठीक है, यूनियन वगैरह, किसान यूनियन। तो इस तरह के जो संगठन है, जैसे अपने यहाँ कर्मचारी यूनियन है, हर एक कर्मचारियों की यूनियन है, आईएएस ऑफिसरों की अलग है, आईपीएस की अलग है, ठीक है, एचसीएस वाले को अलग है, स्टेट कैडर वाले कर्मचारियों की अलग है, ग्रुप डी वालों की जो है यूनियन अलग है, रोडवेज की यूनियन अलग है। तो इस तरह के जो यूनियन है, संघ है, संगठन है, वो बनाने का जो अधिकार देता है वो कौन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का पार्ट 3। ठीक है। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का पार्ट 4, जो क्या करता है, भारत संघ राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से जो है संचरण और जो है आगमन की स्वतंत्रता देता है। भाई आप जो है आर्टिकल 19(4) के तहत क्या कर सकते हो, स्वतंत्र होकर के संपूर्ण भारत का क्या कर सकते हो, दौरा कर सकते हो भाई। ठीक है। हर क्षेत्र के अंदर, अब मैं हरियाणा से हूं, अगर मैं चाहता हूं गुजरात घूमना, गुजरात जाऊंगा मैं स्वतंत्र रूप से, मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा कि तू है हरियाणा से गुजरात क्यों आ गया भाई, वापस तू जा, तेरा अधिकार नहीं है गुजरात आने का। ठीक है, ऐसा नहीं है, संपूर्ण भारत हमारा है, हम संपूर्ण भारत के अंदर क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। यह अधिकार देता है हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का पार्ट 4। ठीक है। नेक्स्ट है फिर अनुच्छेद 19(5). ये क्या करता है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19(4) तो क्या कह रहा है कि हम पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, पर 19(5) क्या कह रहा है कि कुछ एक सरकार के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र, जैसे आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, या जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाके हैं, वहां पर आप जो है नहीं बच सकते, वहां पर उनको, उन जो स्थानीय जो लोग हैं उनको क्या दिया है, वहां पर ही उन्हीं लोगों को जो है बचने का जो इजाजत है। बाकी आप इन क्षेत्रों को, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है सरकार के द्वारा, उनको छोड़ दिया जाए तो आप पूरे भारत के किसी भी राज्य के अंदर जाकर के क्या कर सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं हरियाणा से बात करूं तो हरियाणा से मैं जो है अगर यूपी के अंदर रहना चाहूं तो मैं यूपी में रह सकता हूं, गुजरात में रहना चाहूं तो मैं गुजरात में रह सकता हूं। ठीक है। मैं तमिलनाडु में जाकर के जो है अपना घर मकान बनाना चाहता हूं, मैं वहां पर बना सकता हूं। इसकी इजाजत कौन देता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का पार्ट 5 मुझे क्या कहता है कि मैं किसी भी भाग में निवास करने और वहां पर बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 19(6). यहां पर क्या था, संपत्ति का जो है अधिकार था, क्या था, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार था। ठीक है। परंतु इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है। अब अनुच्छेद 19(6) क्या खाली है, तो इसके बाद कौन सा आ गया, अनुच्छेद 19 का पार्ट 7, जो क्या कहता है कि मैं अपने देश के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में जाकर के, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जाकर के वहां पर क्या कर सकता हूं, आजीविका कर सकता हूं या अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता है मेरे पास। ठीक है। तो मैं वहां क्या कर सकता हूं, आजीविका कमा सकता हूं। मैं कोई कंपनी में काम करना है, कंपनी में काम कर सकता हूं। उस स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर काम करना चाहूं तो वहां पर काम कर सकता हूं। ठीक है। वहां पर अगर मैं अपना कोई बिजनेस, व्यापार करना चाहूं तो मैं वहां पर व्यापार कर सकता हूं। इस चीज की स्वतंत्रता हमें कौन देता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का पार्ट 7। ठीक है। तो इसको हटा दिया जाए तो कितने बच गए हमारे पास,
6 बद के। तो 19(6) क्या है, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता थी, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 19 जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, यहां से क्वेश्चन आते भी हैं। इसके बाद है हमारे पास अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में क्या करता है, संरक्षण देता है। तो यहां पर क्या होगा कि अपराध करते समय जो कानून लागू होगा वही कानून के तहत क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने जो है अपराध किया 2020 के अंदर, ठीक है, और वो पकड़ा भी गया, गिरफ्तार हुआ। फिर जो है सरकार ने क्या किया कि 2025 के अंदर जो है इस तरह की जिस व्यक्ति ने जिस तरह का अपराध किया था उस तरह के अपराध की जो है कि भी सजा बढ़ाकर ये क्या कर दी भाई, मान लो कि 2 साल से बढ़ाकर ये क्या कर दी, 10 साल कर दी। तो अब उस व्यक्ति के ऊपर जो सजा का जो प्रोविजन होगा ना, वो नया वाला नहीं लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो सजा का जो प्रोविजन लगेगा वो कौन सा है, ये 2 वर्ष वाला लगेगा भाई। ठीक है, उसको जो सजा मिलेगी पुराने कानून के अनुसार मिलेगी। ठीक है, नए कानून के अनुसार नहीं मिलेगी। तो यहां पर दो सिद्धि के संबंध में जो है जो अधिकार है, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 जो है वो क्या कहता है कि अपराध करते समय जो कानून लगा था वही उसी कानून के तहत क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर कानून बदला है तो उसका उस व्यक्ति के ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक अपराध के लिए क्या होगी, केवल एक ही बार सजा मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार चोरी की और पुलिस ने जो उठा करके 10 बार मेरे को जेल के अंदर डाल दिया, नहीं, उसे एक अपराध के लिए क्या मिलेगी, केवल एक ही बार सजा मिल सकती है, दोबारा सजा नहीं हो सकती उसके लिए। फिर जो है समय के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए जो है कोई विवश नहीं कर सकता भाई। ठीक है, अब हमारे देश के लोगों के पास क्या कि ये अधिकार इंपॉर्टेंट अधिकार है भाई, पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले और जबरदस्ती करे कि तू इसके ऊपर जो है ये कबूल कर कि तूने ये काम किया है। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर आप पुलिस के सामने कह सकते हैं हाँ ये मैंने किया है, पर जैसे कोर्ट के सामने जाओ तो वहां न्यायालय के सामने जाकर के आप कह सकते हो कि श्रीमान पुलिस वालों ने मेरे साथ क्या की थी, जोर जबरदस्ती की थी, ये मेरे बयान लेने के लिए, मेरे अपने बयान नहीं है, ये बयान मैंने क्या दिए थे, दबाव के अंदर दिए थे। ठीक है, तो इस तरह का अधिकार हमारे पास किसके अंदर है, अनुच्छेद 20 के अंदर है भाई। कोई भी संगठन, पुलिस, ठीक है, हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं बना सकता कि आपको इस तरह की गवाही देनी ही देनी है अपने खिलाफ, नहीं। अगर आपके साथ ऐसा होता भी है, चाहे रिटर्न में ले, चाहे मौखिक रूप से ले, चाहे वीडियो बना करके ले, कैसे भी ले, पर आपको पलट जाना है कहां, न्यायालय में जाकर के कि मेरे से जो बयान लिए गए हैं ये क्या है, मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती करके लिए गए हैं। तो यहां पर ये अधिकार इसलिए रखा गया ताकि कोई जो संगठन है या पुलिस है वो अपनी दादागिरी ना कर सके। ठीक है, किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है फंसा ना दे। ठीक है, एक सबूत के तौर पर रिटर्न में लेकर के या उसकी वीडियो बना करके। ठीक है, तो यहाँ हर व्यक्ति को न्यायालय के सामने अपनी बात रखने का क्या है, अधिकार है, दिया गया है। कि क्यों, यहाँ पर क्या है कि उस समय के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए उसको कोई विवश नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मुझे भाई अपनी जान का, अपने प्राणों की रक्षा करने का क्या है, अधिकार है। तो यहाँ सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है कुछ चोट वगैरह भी लग सकती है भाई। ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है राइट है, हमारे मौलिक अधिकार है भाई। हम अपने प्राणों की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। किस अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 21 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी नहीं हटाया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी क्या थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है आपातकाल लगाया था जून 1975 के अंदर। ठीक है, उस समय जो है इंदिरा गांधी सरकार ने जो है लोगों की जान को इतना जोखिम में डाला था और ये सारे के सारे मौलिक अधिकार क्या कर दिए थे, निरस्त कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या दिया गया था कि जब भी भारत के अंदर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, अभी अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, हमारे देश में लगता है
तब भी जो ये आर्टिकल जो 21 है उसको निरस्त नहीं कर सकती सरकार। हाँ, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो जो आर्टिकल जो 19 है, अनुच्छेद जो 19 है और उसके जो पार्ट है 6, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे भाई। ठीक है, पर निरस्त नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा, आर्टिकल 21 निरस्त नहीं किया जा सकता। कब, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, क्योंकि हमें जीने का अधिकार है, हमें अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है भाई, दैहिक स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर को बेच दें, या जो है इस देश के अंदर जो है आत्महत्या भी एक क्या है, अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर कोई किसी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और नहीं कर पाया फिर बच गया तो वैसे जेल के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को इस देश में जन्म लेने का अधिकार है, परंतु खुद से अपना जो है जान लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है, अनुच्छेद 21 के तहत जो कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। भाई मैं अगर सब दूसरों का सम्मान करता हूं तो मैं ये डिजर्व करता हूं कि दूसरे भी मेरा सम्मान करें। ठीक है, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति के पीछे लग जाए, उसके बारे में हर चीज जो है नेगेटिव बोलना शुरू कर दे। ठीक है, तो हर व्यक्ति को जो है अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति उसको किसी न किसी रूप से लताड़ता रहे। ठीक है, तू गरीब है उसको ठोकर मार दी, ये गरीब है उसका जो है शोषण कर लिया, ऐसा नहीं है। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ठीक है, किसी भी स्थिति के अंदर व्यक्ति हो, वो भारत का नागरिक है, उसको क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन के अंदर उसके पास आवास, ठीक है, पीने का शुद्ध पानी जो अभी हमारे घरों के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, बाढ़ वाला पानी आ रहा है, तो ये क्या है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये मेरा गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंदर क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और पानी जो पीने का जो पानी है वो हमारे क्या जीवन का अधिकार है। तो सरकार अभी जो हरियाणा के अंदर कर रही है हमारे साथ, वो इसका उल्लंघन कर रही है। ठीक है, हम अपना गरिमापूर्ण जो जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को इस देश के अंदर जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के जो है हायर एजुकेशन तक जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वो बात अलग है कि भारत में जो है शिक्षा क्या है, व्यवसाय है। शिक्षा क्या है, व्यवसाय है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार बेशक चाहे जो है हमारे देश के अंदर क्या बन चुका हो, व्यवसाय बन चुका हो। ठीक है, व्यापार बन चुका हो, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, पेरेंट्स को लूटने के लिए। ठीक है, पर वो उसके अपने फायदे और नुकसान है भाई। क्यों? क्योंकि सरकार ने सरकारी स्कूलों का जो लेवल है वो इतना गिरा दिया कि प्राइवेट स्कूलों ने जो है अपनी जगह बना ली। पर आज की सच्चाई भी ये है कि अगर हमारे भारत में अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो सरकारी स्कूल की एजुकेशन के आधार पर तो जो है हमारा बेड़ा गर्क है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आज जब हम सरकारी स्कूलों के अंदर देखते हैं कि सरकार बेशक अपने जो है स्तर के ऊपर जो है बड़ी हाई टेक चीजें लेकर के आ रहे हो, पर उसके अंदर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो कुछ और ही है। ठीक है, वहां पढ़ाने वाले टीचर बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर है सरकारी स्कूल के अंदर। ठीक है, बड़ी अच्छे अच्छे एग्जाम की परीक्षाएं पास करके आते हैं वो। ठीक है, उनके पास बड़ा बौद्धिक ज्ञान है, पर वो बौद्धिक ज्ञान पहुंचता नहीं है बच्चों तक, और उसका कारण खुद बच्चों के पेरेंट्स भी और बच्चे भी हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल हम बच्चों को डांट नहीं सकते, मार पीट नहीं सकते। ठीक है, और जो मार पीट नहीं सकते तो टीचर भी यही सोचता है कि क्यों अपने पंगे में पड़े। ठीक है, किसको पढ़ना तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा। वो वहां ऐसी वाली स्थिति चलती है। ठीक है, किसी टीचर का मन हुआ तो पढ़ा दिया, किसी का नहीं हुआ तो नहीं पढ़ाया। वो सारी चीजें चलती है, अच्छी और बुरी चीजें दोनों चीजें के भी हमेशा साथ रहती है। ठीक है, पर जब हम प्राइवेट स्कूल के अंदर देखते हैं तो सेम पहलू यहाँ पर है। वहां सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ शोषण होता है, प्राइवेट स्कूल में टीचरों के साथ शोषण होता है।
ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर क्या है, अलग अलग दायरे हैं, उनके फिक्स हैं। पर आर्टिकल 21 के तहत हमें जानना है कि हमें जो है शिक्षा का अधिकार है, हम मुफ्त शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो है मुफ्त रूप से जो है सरकार प्रोवाइड करवाती है, इसलिए जो है हर गांव कस्बे के अंदर क्या है, सरकारी स्कूल बनाए गए हैं। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। क्या? शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद हम आर्टिकल 21A भी देखेंगे। निःशुल्क कानूनी सहायता भी हर व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, अगर वो जो है किसी तरह की कोई कानूनी सहायता चाहता है तो उसको न्यायालय क्या कर सकता है, सरकारी वकील करके दे सकता है अभी न्यायालय। ठीक है, तो वहां से जो है कोई किसी भी तरह की कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कर्मचारियों के स्वास्थ्य का अधिकार है। अभी ऐसा नहीं है कि जो है सरकार ने प्राइवेट कंपनियों जो कर्मचारियों को हायर किया है और उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे, तो ऐसा अधिकार उनके पास है नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। और विदेश में यात्रा हम कर सकते हैं, ये भी किसके तहत? हम आर्टिकल 21 के तहत। हम जो भी जो है दुनिया के जिस देश के अंदर हम जाना चाहते हैं वहां का जो हम वीजा प्राप्त कर सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। हाँ, वो बात अलग है, वो सामने वाला देश हमें वीजा दे या ना दे। हाँ, हम इस देश से बाहर जाकर के यात्रा घूम फिर करके आ सकते हैं। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुच्छेद 21A। ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देता है? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, इसके तहत अनिवार्य का मतलब ये तो आपको लेनी पड़ेगी प्राथमिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समय पर क्या भेजें, स्कूल में भेजें। क्यों? क्योंकि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक जो है उसके पास जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी को लेने नहीं, कंपलसरी है। ठीक है, और सरकार इसके लिए प्रयास भी करती है। अभी सरकार को इसका श्रेय भी जाता है कि बहुत जगह पर देखते हैं हम कि सरकार जो है, जैसे भट्टों पर जो काम करने वाले जो अभिभावक हैं, उनके बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो सरकार वहां पर जो है कुछ योजनाओं के माध्यम से जो महिला टीचर हैं, जो एनटीटी की, तो उनको, या जो पुरुष अध्यापक, उनको वहां पर भेजा जाता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े स्तर के ऊपर जो उन बच्चों को पढ़ा करके भी आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो एक चूरू जिले के अंदर जो है एक पाठशाला है, अपनी पाठशाला करके, और धर्मवीर सर जो है वो कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस के अंदर, और वो बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षा के लिए जो है प्रेरित करते हैं। प्रेरित नहीं करते, उन्होंने सबसे पहले झुग्गी झुपड़ियां के अंदर जो है वहां पर पढ़ाना शुरू किया। और आज जो है इलाके के जो बड़े बड़े जो बाहुबली लोग, बाहुबली कह रहा हूं मैं, जो भामाशाह जो लोग हैं, उन्होंने जो है पैसा दे दे करके एक अच्छी बिल्डिंग भी तैयार कर दी। अगर आपका इरादा नेक हो तो पूरा समाज जो है आपके साथ लग जाता है। तो ये धर्मवीर सर ने जो है करके दिखाया अपनी पाठशाला के माध्यम से, और उन्होंने उन लोगों को जो है शिक्षा दी जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाई। ठीक है, उन बच्चों को जो है उसे शिक्षा से जो जोड़ने का काम किया है, जो आज बच्चे जो खुशहाल तरीके से जो वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं। एक चूरू के अंदर बड़ी सी जो है स्कूल की बिल्डिंग डाली गई है, हर जो है खाने पीने की व्यवस्था जो है वो खुद करते हैं, अपने साथियों के जो है सहयोग से करते हैं। ठीक है, तो उनका भी जो है इस शिक्षा जगत के अंदर, और पुलिस विभाग में होकर के वो अपनी नौकरी भी करते हैं और उनको भी संभालते हैं बच्चों को। तो ये उनके लिए जो है, उनके लिए क्या, हमारे लिए भी जो है एक प्रेरणा का स्रोत भी है। तो यहाँ हम देखते हैं वापस दोबारा से आर्टिकल 21A अनुच्छेद ए जो है वो क्या करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देता है? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, ये जो है, इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया था? मौलिक अधिकार बनाया गया था। कब? ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, कब? 2002 में, और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। बनाया कब गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, पर इस अधिकार को लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया? आर्टिकल 1 के तहत
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है और सरकार इसकी क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। ठीक है, और कर भी रखी है। इसके बाद है अनुच्छेद 22 जो कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध से का भी संरक्षण है। भाई जो विशेष परिस्थितियां, जैसे गिरफ्तार करने की जो परिस्थितियां हैं, गिरफ्तार जो कोई व्यक्ति होता है तो उसको जो है क्या किया गया, कुछ संरक्षण अधिकार दिए गए हैं। क्या है, पहले तो है गिरफ्तारी का कारण बताओ। भाई पुलिस आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो वो सबसे पहले उसका जो अधिकार है वो क्या करेगा कि वो उससे कारण पूछेगा कि मुझे किस कारण से क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उसका अधिकार है। दूसरा जो है उसकी गिरफ्तारी की जो सूचना है पुलिस क्या करेगी, उसके अभिभावकों को देगी भी। ठीक है, तो जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस पहले क्या बताएगी, उसका कारण बताएगी कि आपको इस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या बताएगी कि उनके अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी कि आपके जो है प्रियजन को हमने क्या किया है, गिरफ्तार किया है इन कारणों से। तीसरी चीज है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि गिरफ्तार हुआ और सीधा लेके चले गए और जो है जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति उसको कोई राइट नहीं दिया, वकील से मिलने नहीं दिया, पेरेंट्स को सूचना नहीं दी। ठीक है, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे को, खो गया, ऐसा नहीं है। जब पुलिस गिरफ्तार करेगी पहला कारण बताएगी। दूसरा, जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको अपने वकील से कानूनी सलाह लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो राइट है इसके तहत वो क्या है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है, कितने 24 घंटे के भीतर क्या किया जाएगा, न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, और अब इसके अंदर एक बात और समझने की जरूरत है। ये जो समय, जैसे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया महाराष्ट्र से, मान लो किसी को महाराष्ट्र से क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, अब उसको लेके आना है राजस्थान। ठीक है, अब महाराष्ट्र से इधर तक आने का जो समय है वही जो है करीबन 2 दिन लग जाते हैं, और उसमें भी जो है ट्रेन मिले कि ना मिले, बस मिले कि ना मिले, वो अलग से प्रोसेस है। यहां से आने जाने का कम से कम कितना लग गया, 2 दिन लग गया, अगर पर्सनल भी आए तो भी। ठीक है, अब 2 दिन लगे और समय कितना है, 24 घंटे का। तो अगला तो कह देगा ना कि मेरे तो 24 घंटे पूरे हो गए, छोड़ो मेरे को। इस परिस्थिति में क्या करेगी, तो यहां हमारे यहाँ प्रोविजन है संविधान के अंदर कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय तक लाया गया है उसके जो बीच का जो ट्रेवलिंग टाइम है, वो जो ट्रेवलिंग टाइम है वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब वो यहां पहुंच जाएगा अपने स्थान पर, उसके बाद जो है उसके 24 घंटे वाला प्रोसेस शुरू होगा। ट्रेवलिंग का टाइम इसके अंदर जो है लागू नहीं होगा। तो ये चीजें याद रखनी कि यहाँ पर कौन कौन से अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत। पहली चीज, पुलिस को जो है गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, अभिभावकों को उसकी सूचना पहुंचानी पड़ेगी कि आपके बच्चे को गिरफ्तार किया गया है, और उस गिरफ्तार किए व्यक्ति को अपने वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। और चौथा जो है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ेगा। और इस 24 घंटे के अंदर कौन सा टाइम काउंट नहीं होगा, ट्रेवलिंग का जो टाइम है वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर। ठीक है, अगर हमारा जो है शोषण होता है एक महिला होने के नाते, पुरुष होने के नाते, बच्चा होने के नाते, वृद्ध होने के नाते, ठीक है, किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अगर हमारा कोई समाज, कोई समूह या कोई व्यक्ति हमारा क्या करता है, शोषण करता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इससे संबंधित 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद जो 23 है वो क्या कहता है, बलात्श्रम का निषेध और मानव के साथ दुर्व्यवहार किस आधार पर, सामाजिक और आर्थिक आधार पर, और साथ में बलात्श्रम
बंधुआ मजदूरी, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बेगारी प्रथा, ये सब क्या है, निषेध किया गया है। भाई हमसे कोई काम करवा ली, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर कहा कि तुम मेला उठावे हमारा, क्यों उठाए भाई? कोई डेड बॉडी है, एक पर्टिकुलर कास्ट को जाकर के कह दे कि ये डेड बॉडी उठा करके भाई उधर से उधर कर, नहीं भाई, ठीक है, आप उस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं आंक सकते, आप उसकी जाति के आधार पर उसका शोषण नहीं कर सकते भाई, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति का जो है आर्थिक रूप से, मतलब किसी से काम करवा लिया और उस काम करवाने के बाद उसको जो है उसका जो मेहनताना जो बनता है वो दिया ही नहीं, ठीक है, फ्री फोकट में काम करवा लिया, तो वो भी क्या है, आर्टिकल 23 के तहत जो है अपराध है, निषेध है, ठीक है। इसके बाद बंधुआ मजदूरी करना, ठीक है, भाई कभी किसी ने पैसा दे दिया, अब तू भाई मेरे खेत में जो है काम करता रहे, ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत खाने के लिए अनाज दे दिया, वो चीजें नहीं चले, तो बंधुआ मजदूरी क्या है, निषेध है। हमारे यहाँ कुछ प्रथाएं होती थी जो शोषण का जो है एक बड़ा दायरा जो है फिक्स करके रखा था, वो सारी की सारी प्रथाएं क्या कर दी है, बंद, जिसमें है सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बेगार प्रथा, ये सब के सब क्या है यहाँ पर भारत के अंदर आर्टिकल 23 के तहत क्या किया गया, निषेध किया गया है। इसके बाद है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24, और अनुच्छेद 24 जो है वो क्या कहता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है। किसके ऊपर, बाल श्रम पर, मतलब आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अब यहां पर भी बच्चों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर एक चीज और भी ऐड है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 24 तो ये कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध है, पर ये प्रतिबंध कहां पर है, ये प्रतिबंध उनके लिए है जिनकी आयु क्या है, 14 वर्ष से 14 वर्ष या 14 वर्ष से क्या है, कम है। आप उन बच्चों को कहां नहीं डाल सकते, कारखानों के अंदर नहीं भेज सकते, ठीक है, आप खान में उनसे काम नहीं करवा सकते, आप जो है उनको जब मजदूरी के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है, आप उनको जो है किसी भी प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठानों का मतलब क्या है, कोई होटल ढाबा वगैरह है, वहां पर आप उनको जो है काम करने के लिए नहीं भेज सकते, उसके ऊपर क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। परंतु यहाँ एक बात समझने की है कि 1986 में जो है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था, तथा 2012 में संशोधित किया गया कि बच्चों को पुश्तैनी कार्यों में काम लेना जो है प्रस्तावित है। अब यहां ये कहा है कि इस उम्र के बच्चों को जो है आप कारखानों में, खानों के अंदर, कोयला खान, जो खदान वगैरह होती है उसके अंदर आप मजदूरी के लिए उनको नहीं भेज सकते, आप जो होटल या जो है ढाबे वगैरह आप उनके ऊपर उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध है। परंतु आपके जो पुश्तैनी काम है, क्या है, पुश्तैनी काम है, जैसे किसी का, जैसे कुम्हार है, घड़ा बनाना है, ठीक है, कोई खाती है, कोई खाट का काम है, ठीक है, जो छोटे मोटे काम है, जो घरेलू काम है, आप वो काम जो है आप बच्चों से करवा सकते हैं। तो बच्चों को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि आज हमें एक आर्टिकल पता लग गया, आर्टिकल 24, अगर अब की बार घर वाले काम बोलेंगे तो हम जो है सीधा जो है प्रशासन के पास पहुंच जाएंगे कि घर वाले मेरे आर्टिकल 24 का उल्लंघन कर रहे हैं। वो उल्लंघन कब है, जब आपको घर वाले ये चीजें करवाए, ठीक है। पर आपसे कोई पुश्तैनी काम जो आपका अपने घर का काम है, ठीक है, छोटा मोटा कोई काम है, जैसे किसी व्यक्ति के पास अपनी दुकान है, खुद की दुकान है, और उसके जो है बच्चे के जो फादर है वो भाई खाना खाने के लिए जो है भाई आध पौन घंटा घर जाना चाहते हैं, बच्चा आकर के दुकान में बैठ सकता है, ठीक है, उसका अपने पुश्तैनी काम, अपना घर का काम है, ठीक है, तो उसको वहां पर कोई मेहनताना थोड़ी नहीं मिल रहा है, वहां पर कोई प्रेशर थोड़ी नहीं कि तू काम ही कर, उसको बैठ करके 5-10 मिनट उसके फादर खाना खा के आते तब तक उसको बैठना होता है, ठीक है, फिर वो अपना चाहे घर जा करके पढ़े। तो यहाँ पर पुश्तैनी जो काम है वो करने का जो है अभी प्रस्तावित है, और 1986 के तहत जो है ये चीजें चल रही है, और अनुच्छेद 24 के तहत जो है आप जो बाल श्रम नहीं करवा सकते, बच्चों से इन स्तर के ऊपर काम नहीं करवा सकते।
नेक्स्ट है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के ऊपर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मानने की या धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है। अब आर्टिकल 25 के तहत जो है मुझे या आपको या संपूर्ण भारत के नागरिकों को अपने धर्म को मानने की, जैसे मैं अपने हिंदू धर्म से संबंध रखता हूं तो मैं अपने सनातन धर्म को मानने की आत्मा से, मन से मैं उसका पूरा का पूरा अनुसरण कर सकता हूं। साथ में मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता हूं। ठीक है। ये आजादी कौन देता है मुझे? भारत के संविधान का अनुच्छेद 25, और ये मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक है। पर हमें यह भी देखना है कि सामने वाले के भी मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है। अगर मैं अपने अधिकारों का पालन करता हूं तो मुझे यह भी चाहिए कि मेरे साथ सामने वाले के भी अधिकार क्या हो? सुरक्षित रहे। ठीक है। अनुच्छेद 26 जो है वो कहता है कि धार्मिक कार्यों का आयोजन करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अब जैसे मुझे कोई जागरण लगाना है, गांव में लगते हैं, ठीक है, कोई कथा करवानी है, ठीक है, कोई यज्ञ करवाना है, या कोई और धार्मिक अनुष्ठान मेरे को करवाना है, जैसे कोई भंडारा हो गया, कोई सत्संग हो गया। ठीक है। तो ये सब कार्य करने की जो है इजाजत कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरी धार्मिक क्या है? स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता है? धार्मिक। तो आर्टिकल 25 के तहत तो क्या मिली थी? मुझे मेरे धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिली थी और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिली थी। पर आर्टिकल 26 के अंदर क्या है? मुझे अपने धार्मिक कार्यों या अनुष्ठानों को करने की क्या मिली है? स्वतंत्रता। मैं इसके तहत कोई जागरण करवाऊं, मैं किसी भी माता का, देवी देवताओं का, मैं कथा करवाऊं किसी भी तरह की, या मैं यज्ञ करवाऊं, ठीक है, भंडारा करवाऊं, सत्संग करवाऊं, ये सारी की सारी क्या है? अधिकार मुझे आर्टिकल 26 के तहत, मुझे नहीं, हम सब भारतीयों को जो है भारत का संविधान देता है। ठीक है। आप किसी भी धर्म से हो, आप जिस धर्म से जो आपके धार्मिक आयोजन है उनको जो है पूरा करने का छूट है। इसी के तहत जो है मैं अपने जो धार्मिक त्योहार है, जैसे दीपावली है, होली है, तीज है, ठीक है, अन्य जितने भी जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान या जो धार्मिक कार्य, वो सारे के सारे जो है करने की जो छूट है, उनको मानने की जो स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 26 देता है। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। वो कोई विशिष्ट कोई धर्म है, उसको बढ़ाने के लिए क्या है? अपनी स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि के द्वारा किसी विशिष्ट धर्म का पालन पोषण किया जाएगा। तो आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? आर्टिकल ये 17 कह रहा है कि मुझे क्या बनाना है? एक मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? मंदिर बनाना है भाई। ठीक है। हमें क्या बनाना है? एक मंदिर बनाना है। ठीक है। उस मंदिर बनाने के लिए सरकार पहली चीज तो ये नहीं करेगी कि जो है आप हमें एक मंदिर बनाना है, टैक्स इकट्ठा करो। जैसे अभी क्या बना है? राम मंदिर बना है। क्या बना है? राम मंदिर बना है अयोध्या के अंदर। क्या सरकार ने वहां पर पैसा लगाया है? सरकार ने मंदिर में पैसा नहीं लगाया। सरकार ने जो अयोध्या के अंदर पैसा लगाया वो कहां लगाया? मंदिर के बाहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए पैसा लगाया। तो मंदिर को बनाने के अंदर जो पैसा लगा वो किसने दिया है? वो दिया है भारत के जनता ने। ठीक है। तो सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती जो लोगों से लेकर के और किसी विशेष धर्म के लिए क्या कर दे? खर्च कर दे। ठीक है। ऐसा सरकार नहीं कर सकती। तो ये किसके तहत है? आर्टिकल 27 के तहत। ठीक है। तो यहां क्या है कि इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि से क्या है? किसी विशिष्ट धर्म का जो है पोषण किया जाता है।
तो इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती सरकार जो धर्म से संबंधित हो और किसी विशेष धर्म को जो है क्या पहुंचता हो, यहाँ पर फायदा पहुंचता हो। तो इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल 27 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 28, तो राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। जितने भी सरकारी संस्थान है या जो सरकार के द्वारा जो निजी संस्थाएं चल रही है, मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के अंदर, वहां पर हम क्या नहीं कर सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते भाई। क्या नहीं दे सकते? धार्मिक शिक्षा। भाई अभी हम जो है विद्यालयों के अंदर कहते कि जो है ग्रंथ पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, और सिर्फ ग्रंथ ही पढ़ाते रहो, या जो है मौलाना जो है कहते कि जो है सबको जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो है सार्वजनिक सरकारी संस्थानों के अंदर पढ़ाना शुरू कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 28 इसको क्या करता है, निषेध करता है। इसके अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि जो है ये धर्म जो है, जैसे हम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं सनातन से, तो जो है सनातन धर्म की जो है शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, नहीं दी जाएगी। तभी तो आज हमारे बच्चों का ऐसा हाल है। ठीक है, गीता वीता कुछ पढ़ाई जाती भारतीय हमारे शिक्षण संस्थानों में, तो हमारे बच्चों का भविष्य कुछ और संवरता। ठीक है, पर आर्टिकल 28 जो है इसकी आज्ञा नहीं देता। ठीक है, वह किसी धर्म से संबंधित जो है कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर नहीं पढ़ा सकते। इसलिए हमारे स्कूलों के अंदर अभी चल रहा है क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब उसको पढ़ करके हमारे बच्चे ज्यादातर बेरोजगारी घूम रहे हैं। ठीक है, तो कुछ धार्मिक शिक्षाएं उनको मिलती, तो आज जो बच्चा इतना तनाव के अंदर है, शायद वो तनाव जो है बच्चों से कुछ रिलीज हो पाता। ठीक है, अपना बौद्धिक विकास कर पाते। तो कुछ चीजों को जो है छूट दी जानी चाहिए थी, पर नहीं है। आर्टिकल 28 के तहत किसी भी सरकारी संस्थानों के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक जो शिक्षा का अधिकार इसके अंदर नहीं है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को ये ना लगे कि हमारे धर्म के साथ जो है अन्याय हो रहा है। नहीं, यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को क्या रखा गया है, समान रखा गया है। ठीक है, ताकि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता क्या रहे, बनी रहे। ठीक है, इसके बाद है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि को सुरक्षित और संरक्षित करने का क्या अधिकार, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण शैक्षणिक, भाषा और लिपि के संदर्भ में जो है सरकार इनकी सहायता करेगी। यहां इसको आसान भाषा में समझे तो आर्टिकल जो 29 है वो माइनॉरिटी वर्ग, माइनॉरिटी के अंदर कौन आ गया, जैसे मुस्लिम आ गए, ठीक है, ईसाई आ गए, ठीक है, यहूदी आ गए, फारसी आ गए, ठीक है, बौद्ध आ गए, जैन आ गए। ये सारे क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत के अंदर। ठीक है, इन अल्पसंख्यक समुदायों को क्या किया गया, इनकी अपनी भाषा, इनकी लिपि को सुरक्षित करने का क्या दिया गया है, यहाँ पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, ताकि इनके साथ इनकी जो भाषा है, इनका जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है, वो साफ ना हो जाए बहुसंख्यक समुदाय के सामने। ठीक है, इसलिए इनको जो है क्या किया गया, अपनी इनकी भाषा, लिपि को जो है संरक्षित करने के अधिकार दिए गए हैं। और इनके हितों को जो है संरक्षण करना किसका दायित्व होगा, सरकार का दायित्व होगा। सरकार इनके जो हितों की रक्षा करने के लिए जो है सहायता करेगा भी। फिर है अनुच्छेद 30, ये क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना। भाई ये जो माइनॉरिटी वर्ग है, ये वाले, ये सारे क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण स्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। प्रशासन से संबंधित जो है अधिकार भी इनको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। भाई किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से। तो ये जो है जैसे मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो है भारत के अंदर जो बहुत सारे जो है शिक्षण संस्थान है,
जहां पर मौलाना उनको क्या देते हैं, धार्मिक ज्ञान वगैरह देते हैं, अपने धर्म के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, लिपि के बारे में। ठीक है, तो वो जो सारे के सारे अधिकार अगर इनको मिले हुए हैं, वो कहाँ से मिले हुए हैं? आर्टिकल 30 से मिले हुए हैं। किसको प्राप्त है केवल ये अधिकार? केवल माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को ये अधिकार है प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद किसके अंदर है? 32 के अंदर है। तो इसके तहत क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है संविधान की क्या कहा है? आत्मा या हृदय कहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकते हैं हम? भारतीय संविधान के अंदर ऐसे कानूनों को बदल सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं जो प्रभावी नहीं है। तो उनको प्रभावी बनाने के लिए जो है हम समय समय पर जो है अपने संविधान के अंदर क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, ये अधिकार है। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, इस अनुच्छेद के द्वारा न्यायपालिका को अपने आदेश, निर्देश और मूल अधिकारों को मनवाने या जो है परिवर्तित करवाने का जो है शक्ति मिली हुई है। तो यहां इस आर्टिकल के तहत अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की जो पावर देखें ना, तो यहां जो है हमें नजर आता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों से क्या है? ज्यादा मजबूत नजर आता है आर्टिकल 32 के अनुसार। कैसे नजर आता है मैं बताता हूं। विधायिका ने कोई कानून बनाया और ऐसा कानून बना दिया जिसने जो है भारत के संविधान की कोई परवाह नहीं की, मतलब संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई कानून बना दिया। ठीक है, और एक लीगल प्रोसेस से बनाया। भाई कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया, परंतु संविधान का पालन नहीं किया। कानून बन गया। ठीक है, मान लो कि राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए। ठीक है, अब ये कानून क्या देश में लागू हो सकता है जिसने संविधान का पालन ना किया और प्रॉपर प्रोसेस के तहत कानून बनाओ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कानून किसके पास जाएगा? न्यायपालिका के पास जाएगा रिव्यू के लिए, और न्यायपालिका इसको देखेगी कि नहीं, इसने तो क्या किया है? संविधान का उल्लंघन किया है। तो ऐसा कानून जो क्या करता हो? भारतीय संविधान का पालन नहीं करता हो या संविधान के दायरे से बाहर जाकर के बनाया गया हो, तो इस तरह के कानून को न्यायपालिका के पास अधिकार है ऐसे कानूनों को निरस्त करने का, खारिज करने का। तो ये एक अपने आप में एक शक्तिशाली प्रोसेस है कि विधायिका जो सबसे शक्तिशाली जो है समूह मानते हैं, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उसने कानून बनाया, पर ऐसा कानून जो संविधान के दायरे से बाहर है। न्यायपालिका ने उस कानून को उठा करके फेंक दिया, वो लागू ही नहीं होगा। ठीक है, अपने आप निरस्त हो जाएगा। दूसरा, न्यायपालिका को अपने आदेश या निर्देश द्वारा मूल अधिकारों का मनवाने या जो परिवर्तित करने की क्या दी गई है? इसके तहत शक्ति दी गई है। और साथ में सर्वोच्च न्यायालय को निम्न 5 लेख जारी करने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? 5 लेख जारी कर सकता है, जो अपने आप में जो है पावरफुल एक्ट है। ठीक है, सारे के सारे लेख, जिसमें से पहला है अपना बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत कहा गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको जो है न्यायालय के समक्ष जो है 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। तो पहला जो है हमारे पास जो इसका अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, वो कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। भाई जो व्यक्ति गिरफ्तार हो उसको 24 घंटे के भीतर क्या करो? न्यायालय के सामने पेश करो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो अवैध गिरफ्तारी को रोकना है, कि पुलिस अपनी दादागिरी के चक्कर में जो है किसी ऐसे व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार ना कर ले। ठीक है, इसलिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत जो है 24 घंटे के भीतर जो है न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। दूसरा, परमादेश। परमादेश का मतलब कि हम आदेश देते हैं किसको? कि उच्च न्यायालय उच्चाधिकारियों द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालय या कर्मियों को क्या कर सकते हैं? उसके सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भी दिया जाता है। यहां पर क्या कर सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो आदेश दे सकता है किसको? हाई कोर्ट के उच्चाधिकारियों को। किसको? हाई कोर्ट के उच्चाधिकारियों को। और हाई कोर्ट आदेश दे सकता है जो है जिला अदालतें हैं,
ये आदेश उनको दे सकते हैं। तो ये क्या है, परमादेश का है, मतलब हम आदेश देते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट आदेश किसे देगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट किसे आदेश देगा, हाई कोर्ट को आदेश देगा कि जो कर्मीय है या सार्वजनिक कर्तव्यों का जो निर्वहन करने के लिए जो दिया जाता है वह रीट का जो है क्या होगा, सबसे शक्तिशाली रीट होगी भाई। ठीक है, तो यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के जो कर्मी है उसके जो सार्वजनिक कर्तव्यों का जो निर्वहन करने के लिए क्या दिए जाते हैं, ये रीट का अधिकार है। और ये सबसे शक्तिशाली क्या है, रीट है। पर ये रीट दो लोगों पर लागू नहीं होती भाई। एक रीट लागू नहीं होती भारत के राष्ट्रपति पर, ठीक है, और एक ये रीट लागू नहीं होती भारत के राज्यों के राज्यपाल पर। ठीक है, इन दो को छोड़ करके बाकी सब पर ये लागू हो सकती है भी। ठीक है, तीसरा है प्रतिषेध, मतलब मना करने का। यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। ये जो अपना जो तीसरी जो रीट है वो किसके लिए है भाई, प्रतिषेध है। ठीक है, इसका मतलब है मना करने का अधिकार। तो जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है उसको जारी करता है। और इस लेख द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों को सूचित किया जाता है कि आपके यहाँ जो चल रहे किसी विवाद पर सुनवाई को क्या कर दे, तुरंत बंद कर दे। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है, हाई कोर्ट को कह सकती है कि आपके यहाँ जो फलाना फलाना कोई मामला चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से क्या कर दे, इसके ऊपर कार्रवाई बंद कर दे। ठीक है, और इसकी सीधी फाइल किसको भेज दे, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब यह आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। अधिकार क्षेत्र कौन ले लेगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले लेगा भाई। ठीक है, और ऐसा करने के जो है निम्न लाभ क्या है, तो अधीनस्थ न्यायालय को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये अधिकार क्यों जरूरी है, हाई कोर्ट से किसी के केस को छीनकर जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाए, ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो मतलब बेलगाम ना हो जाए, अपनी मन मर्जी ना करने, निरंकुशता का भाव उनके अंदर ना आ जाए। ठीक है, उनकी निरंकुशता को रोकने के लिए जो है क्या किया जाता है, इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है, प्रतिषेध का। ठीक है, जिसके प्रतिषेध में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, हाई कोर्ट के अंदर चल रहे किसी भी केस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई बंद करने के लिए कह सकता है। ठीक है, चौथा जो है हमारा वह उत्प्रेक्षण, सार्टोरी। इसका अर्थ है कि जानकारी दीजिए, इसका अर्थ क्या है, जानकारी दीजिए। और यह लेख उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से किसी वाद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी करता है। तो ये जो लेख है वो क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को क्या कर सकता है, किसी विशेष केस के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, इसके तहत कह सकता है भी आपने जो एक केस भेजा है उसकी जो है संपूर्ण जानकारी नहीं है, इस केस से रिलेटेड क्या करें, संपूर्ण जानकारी जो है आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करें, दर्ज करवाएं। तो इसका ये अधिकार कौन सा हो जाएगा, चौथा अधिकार हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षण। इसके तहत क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट से या अधीनस्थ न्यायालयों से क्या कर सकता है, किसी विशेष केस के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है देने के लिए कह सकता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, वारंटो। इसका अर्थ है तुम्हें क्या हक है। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है, ठीक है, तो जो न्यायालय है वो ये कह सकता है कि आपके पास इस काम को करने के क्या संवैधानिक अधिकार हैं। ठीक है, क्या ये आपके पद के अनुसार है तो भी जवाब देना पड़ेगा, नहीं है तो भी जवाब देना पड़ेगा, नहीं है तो मारा जाएगा, है तो फिर आगे सोचेंगे। ठीक है, तो इस लेख द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों से पूछा जाता है कि आपको इस पद पर कार्य करने का हक है जिस पर आपकी संवैधानिक नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां उच्च अधिकारी क्या कर सकता है, जैसे मान लो कि कोई आईपीएस है, ठीक है, जिले का, मान लो कि हिसार जिले का आईपीएस है, ठीक, उसे जो है अतिरिक्त कार्यभार दे दे भिवानी जिले का। तो यहां सुप्रीम कोर्ट जो है या न्यायालय जो पूछ सकता है कि आपको जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है, संवैधानिक नियुक्ति
इस पद पर हुई है या नहीं हुई है, इस काम को करने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी मांगी जा सकती है। तो ये 5 जो है रीट थी इसके अंदर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33, जिसमें जो है सेना के मूल अधिकारों का वर्णन है। भाई हमारे सैनिकों के जो कि फंडामेंटल राइट है वो उसके ऊपर लागू नहीं होते। भाई हमारे सैनिकों को कह दे कि तुम्हारे पास जो बोलने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है, आरटीआई का अधिकार है, तो मारे जाएंगे भाई सारे के सारे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेना के लोगों को जो है थोड़ा मजबूत बन के रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश की एकता अखंडता का जो प्रमुख जो भाव है, या जो हमारे देश की सुरक्षा करने का जो भाव है, वो हमारी सेना के पास ही है। और सेना को अभिव्यक्ति से रिलेटेड जो है अगर कोई ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार ऐसे दिए जाए तो फिर वो जो है शायद जो है जैसी सेना अब हमारी है वैसी ना रहे। तो यहाँ पर सैनिकों की जो अधिकार है वो थोड़े से आम नागरिकों से क्या है, अलग है, ठीक है। इसलिए जो है सिविलियन और सैनिकों के अंदर फर्क है। सिविलियन जो है जल्दी ऐसे चलने शुरू करते हैं, मिलिट्री वाले हमेशा ऐसे तन करके चलते हैं। उनका कारण है उनकी कार्यशैली, ठीक है। उनके ऊपर उनके हमारे साथ जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो उनको नौकरी पर रहते हुए प्राप्त नहीं होते हैं भी, ठीक है। तो यहां क्या है कि अपवाद, संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद विधि द्वारा जो है सेना के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आर्टिकल 33 के तहत संसद क्या कर सकती है, संसद में कानून बना करके सेना के सदस्यों के जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, ठीक है। और ऐसा केवल संसद ही विधि बनाकर कर सकती है। ये काम केवल कौन कर सकता है, आर्टिकल 33 के तहत केवल संसद कर सकती है। आर्टिकल 34 है वो क्या कहता है, संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए जो क्षतिपूर्ति कर सकती है। अब यहां कहता है आर्टिकल 14 की कोई कहीं पर मार्शल लॉ लागू हुआ, ठीक है, और वहां पर जो है कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया गया, मूल अधिकारों का उल्लंघन करके जो वहां पर जो काम किया गया है, अब उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है सरकार क्या कर सकती है, काम कर सकती है। क्षतिपूर्ति को जो है के तहत जो है कोई भी जो उनका नुकसान हुआ स्थानीय लोगों का मार्शल लॉ के दौरान, तो उसकी जो है क्षतिपूर्ति सरकार कर सकती है भी, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जो है संसद को रखा गया है और यह वह कानून बनाए। तो कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है आर्टिकल 35 के तहत में, ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट है, इसके अंदर 2 चीजें हैं कि 1967 के अंदर जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस हुआ था और उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि संसद जो है मूल अधिकारों के अंदर कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। ये किसमें कहा गया है, 1967 के अंदर। कौन सा केस हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद हुआ था, ठीक है, केस था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मौलिक अधिकारों के अंदर जो है, मौलिक अधिकारों के अंदर सरकार या संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। ये तो थी एक बात किसके अंदर, 1967 के केस में। फिर हुआ केशवानंद बनाम केरल राज्य केस। केशवानंद भारती का जो केस है बड़ा फेमस केस रहा है ये दोनों के दोनों। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस हुआ उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप संसद जो है क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पहले वाले में कहा कि संशोधन नहीं कर सकती और अब क्या कह रही है कि संशोधन कर सकती है, परंतु यहां पर क्या रखा गया कि मौलिक अधिकारों का जो मूल स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो मौलिक अधिकारों जो मूल स्वरूप है ना वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये 2 केस है, आपको याद रखना है।
67 वाले में कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कि आप संविधान में के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। और दूसरा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परंतु जो मौलिक अधिकारों की जो मूल जो प्रवृत्ति है, जो मूल स्वरूप है, वो बदलना नहीं चाहिए। फिर जो है 1980 के जो है मिनर्वा मिल्स बनाम जो है भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च स्थिति का क्या किया था, निर्धारण किया था। तो ये था अपना फंडामेंटल राइट से संबंधित पूरा विस्तृत चैप्टर, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक का विस्तृत जो है अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग की को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत।